प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं सेट नंबर 5 का गणित विषय का सलूशन। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 सॉल्व कर दिया है। आप उनको देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारे पेपर्स की पीडीएफ है। जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है, सारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकता है। और आपको मैंने बार बार बताया है कि जब भी आप ये क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद में एक अपनी फ़ाइल खरीदनी है। 10 रुपये की फ़ाइल आती है, प्रिंट आउट कराना है। 150 रुपये प्रिंट आउट के लगेंगे और प्रिंट करके सारे के सारे आंसर्स को ऐसे टिक करके आपको रख लेना है, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो उससे पहले रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो बाद में पता चलेगा कि यार सेट नंबर 5 में कहाँ रखा था, सेट नंबर 2 कहाँ रखा था। तो सारे सेट्स को संभाल करके प्रिंट आउट करा करके सभी सेट्स के आंसर्स को टिक कर लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। पहले क्वेश्चन में हमारी बात हुई है 225 का अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा इसका आंसर 3 × 3 × 5 × 5, क्योंकि हम इस तरह से इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 2 5 है, इसको हम पहले करते हैं 3 से। तो 3 से आ जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, 75 आ गया। 3 से फिर काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 25 आ गया। फिर 5 से काटेंगे 5 25, तो 3 × 5 × 5। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको सारे सोल्यूशंस बता रखे हैं। आपने वीडियो ध्यान से देखे होंगे, तो हर बार में वही चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता। दूसरा क्वेश्चन है जो 130 और 420 का महत्तम समापत्ति 10 दे रखा है। तो 130 और 420 का लघुत्तम समापत्ति निकालना है। तो ये भी आसान है। इसमें कितना आ जाएगा आंसर, सी 5460। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है एचसीएफ दे रखा है ए और 8 का 4 और एलसीएम दे रखा है ए और 8 का 24। तो ए का मान आपको निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 12, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक धनात्मक संख्या 4q+1 के रूप में है, तो वो संख्या निम्न में से क्या होगी। तो वो संख्या विषम होगी। विषम कोई भी संख्या करोगे आप तो देखोगे कोई भी संख्या जो है उस तरह से लिखी गई है, और उसमें जब +1 करेंगे तो हमारा वो विषम ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद जो है यहाँ पर x² + 7x + 2 के शून्यांकों का योग क्या होता है। तो शून्यांकों का योग हम लिखते हैं, जो कि आप लिखना चाहोगे तो c/a लिखते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो c/a लिखते हैं। तो यहाँ पे c कितना है 2 और a कितना है। तो a है x के साथ में a की, क्योंकि यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं दिया है तो 1 मानते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया, यदि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है आपको 3 और -2, तो द्विघात समीकरण क्या होगी। द्विघात समीकरण आपको पता ही होता है, ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो b जो होता है ये क्या होता है, हमारा जो शून्यांकों का योग होता है, और c क्या होता है, गुणनफल। तो शून्यांकों का योग कितना दिया है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो है गुणनफल दिया जाता है, तो ये आ जाएगा c की जगह। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, x² और a हमारे को जो है दिया नहीं है, यानी कि a हमारे पास 1 है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो x² प्लस में यहाँ पे b की जगह 3 रखना है, तो 3x, और c की जगह -2 रखना है, तो ये वाला b आपका जो इक्वेशन जो आएगा वहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा आपका शून्यांकों का योग और गुणनफल मिला करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3 है क्रम से। ठीक है, तो हमारे पास शून्यांकों का योग जो है माइनस में आता है। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस में आता है, ये चीज़ तो हमें पता होता है कि ये माइनस में आती है, माइनस जो है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो x² -3, और यहाँ पर जो है ये इनटू में, यहाँ पर ये गलत है, तो ये मिस्टेक हो गया है इसमें। यहाँ पर जो भी मिस्टेक है ना, इनको मिस्टेक को हमें देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये वाला सही ऑप्शन है, x² -3x -2 आएगा। ठीक है, जब हम शून्यांकों का गुणनफल और योग को हम जब देखते हैं, तो एक होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, और दोनों के मान क्या होते हैं, ये माइनस में आता है और ये प्लस में रहता है। तो हमारे पास जो है ये वाली संख्या जो 3 है वो माइनस में हो जाएगी, और दूसरी वाली संख्या जो माइनस की है वो आपकी माइनस में रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस आकृति में जो ग्राफ एक जगह काट रहा है x को, फिर दूसरी जगह काट रहा है, फिर तीसरी जगह, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 शून्यांक है। उसके बाद में समीकरण युग्म जो है 2x + 3y + 4 = 0 और 4x - 5y + 6 = 0 का कितना हल होगे। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, एक दूसरे में से घटाएंगे, देख लेंगे, चाहे विविधकर समीकरण लगा देंगे। b² + जो है 4ac होता है हमारा, तो इस वाले को लगाएंगे तो हमारे पास जो है इसका आदित्य हल हो जाएगा,
जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विविध कर निकालते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। कई तरीके होते हैं मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का। मैं आपको आसान तरीके से सॉल्व करा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा सोल्यूशन मैं बोर्ड पे कराऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। समीकरण युग्म जो है y बराबर 0 है और y बराबर -5 है, इसका हल कितने होंगे? तो इसके हल 2 हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन है, समीकरण 6x - 2y + 9 है और 3x - y + 12 बराबर 0 है, इसको निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? तो समांतर होंगी। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, x + 3y = 5 है और 2x - y बराबर 3 है। तो दोनों समीकरण में से पहले एक समीकरण को क्या है, किसी से भी मल्टीप्लाई करके x के मान बराबर कर लेंगे। तो मान लो कि ये वाली समीकरण है, तो इसको अगर हम 2 से गुणा कर लेंगे तो इसका x के मान बराबर हो जाएंगे दोनों तरफ, फिर एक दूसरे से घटा देंगे, x की वैल्यू जो आ जाएगी 2। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, तो समीकरण 2x + y बराबर k, तो k के कितने हल होंगे, यानी कि क्या हल होगा? तो हमें देखो x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है, तो यहाँ 2 रख दोगे, तो x की जगह 2 रखोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। y की जगह कितना रखना है? 3 रखना है, तो ये कितना हो गया? 4 और 3 7, तो k का मान कितना आ गया? d, 7 ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर में समीकरण युग्म x + y बराबर 16 और x - y बराबर 2 है, तो एक हल क्या होगा इसका? तो देखो दोनों इक्वेशन बराबर की हैं, तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा देते हैं या जोड़ देते हैं। दोनों में से देख लो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x + y बराबर 16 है और इसके नीचे लिखा हमने x - y बराबर 2 है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूँ तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 2 18, तो x का मान आ जाएगा बटे में 2 करके काट देंगे, तो यहाँ से 2 इधर लिया है, तो x बराबर 9 आ गया। ठीक है, तो x बराबर 9 आ गया। किसी भी समीकरण में x की वैल्यू 9 रखेंगे तो अपने आप दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? y की 7 आ जाएगी, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में द्विघात समीकरण की घात निम्नलिखित में से होती है, तो द्विघात समीकरण की घात जो है 2 होती है हमेशा। उसके बाद द्विघात समीकरण x² - 6x + 1 बराबर 0 का मूल कैसा होगा? तो इस जब हम विविध कर निकालेंगे तो इसके मूल हो जाएंगे वास्तविक और असमान। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, x² + 3x + 2 बराबर 0 का मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है हमारा? -b/a। तो -b/a होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो यहाँ पे b की जगह क्या है? यहाँ पे 3 है, तो -3/a कितनी? a की जगह क्या है? 1 है, तो -3/1 यानी कि वैल्यू क्या है? -3, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण x² - 6x + 3 बराबर 0 का विविध कर आपको निकालना है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन विविध कर का नहीं है, जिसका आंसर आएगा 24। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर इसमें नहीं है, मैंने निकाला है तो 24 आएगा। इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल ना हो तो निम्न में से कौन सत्य है? तो b² - 4ac जो विविध कर होता है वो छोटा होता है 0 से, जब कोई भी हल वास्तविक मूल ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर में पूछा है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2x + k बराबर 0 का मूल समान है तो k के मान आपको निकालने हैं, तो k के मान आपको निकालोगे तो आ जाएगा 1। इसके बाद आते हैं 20वें क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण x² - x - 6 बराबर 0 का मूल आपको प्राप्त करना है। इसके मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस संख्या को ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जिसका गुणनफल तो 6 हो और इसको जोड़ने घटाने पे x ही आए, यानी कि x² माइनस का x आना चाहिए। तो माइनस का x कैसे आएगा? तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर देखूँगा 2x लिख दूँ माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 3x सॉरी यहाँ पे प्लस का 2x लिख दूँ और यहाँ पे माइनस का 3x लिख दूँ और प्लस माइनस का 6 लिख दूँ। तो देखो यहाँ पर x² का x² आ गया, उसके बाद में 2x प्लस का है और 3x माइनस का है, तो इनको घटाऊंगा तो माइनस का x ही आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का x है ही, और इन दोनों का गुणा करूँगा तो 2 × 3 कितना होता है? 6, तो ये भी हमारा मिल गया। तो ये हमारे पास समीकरण आ गई। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का 2 है, तो हमारे पास एक मूल आ जाएगा, वो प्लस का 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा हमारे पास, देखो ये प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा। तो हमारे पास जो है मूल क्या आ जाएंगे? ये वाला जो है माइनस का आ जाएगा, जो प्लस का होता है वो माइनस का आता है और जो माइनस का होता है वो प्लस का आता है। तो हमारे पास आंसर सी हो जाएगा 3 और माइनस का 2। ठीक है ना, इस तरह से मैंने तोड़ के बता दिया, अब आगे कर लोगे आप। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। 21 नंबर है, प्रथम पद a तथा सार्वंतर d वाला AP का nवां पद निकालने का सूत्र जो होता है an = a + n - 1 × d होता है। इसमें पूछा AP का 10 7 4
का 30वां पद निकालना है तो हमें A30 निकालना है। तो यहाँ पर A कितना है, A हमारे को 10 दे रखा है तो 10 रख देंगे। प्लस में N कितना निकालना है, N कितना दिया है 30 दिया है, माइनस में 1 और D कितना निकलेगा 7 माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा -3। ठीक है ना, D आप निकालना आता ही है तो D निकालेंगे तो -3। अब ये यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस में 29 गुणा में -3, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -77 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 23वां नंबर क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा ही है। इसमें भी AP दे रखी है और इसका 27वां पद क्या होगा ये बताना है। तो पद आपको AN दे रखा है, AN बराबर 27 दे रखा है और A आपको दे रखा है 5, ये प्लस हो गया। और यहाँ पर आपका N जो है, देखो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसमें AN हमारे को दे रखा है कौन सा 27, तो 27 तो हमने AN की जगह रख दिया। ठीक है, A हमारे को यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 रख दिया। प्लस में N हमें नहीं पता है, N तो निकालना है कौन सा पद है N-1, और इंटू D निकालेंगे तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 27 प्लस ये, तो हम इस 5 को उधर ले गए तो यहाँ पे आ गया 22। ठीक है, 22 बराबर N-1 इंटू 2 है, 2 इधर ले जाएंगे तो ये 2 बटे में आ जाएगा, तो इसको कट देंगे तो 11 आ जाएगा। 11 आ गया इधर, 11 बराबर N-1 आया, तो 11 माइनस N-1, तो -1 को अगर 11 की तरफ ले जाएंगे तो -1 क्या हो जाएगा +1, तो 11 प्लस 1 हो जाएगा। तो N की वैल्यू क्या आ गई 12, तो 12वां पद जो है वो 27 होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 15 विषम संख्याएं हम लिख सकते हैं कि 1, 3, 5, 7, इसके बाद 9, 11, इस तरह से होता है, डैश 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 कर देंगे और 15 लास्ट में कर देंगे। तो हमको दे रखा है कि 15वां पद हमें निकालना, अभी फॉर्मूला आपको बताया, इससे निकल जाएगा। आंसर आ जाएगा 225, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तब, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को खाली स्थान अनुपात में विभाजित करती है, तो समान अनुपात में विभाजित करती है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सारी की सारी थ्योरम्स हैं ये। इसके बाद में 27वां क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा खाली स्थान होते हैं तो वो समानुपाती होते हैं, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में से कौन सी जो है समरूपता की कसौटी नहीं है, तो ASA एंगल साइड एंगल जो है समरूपता की कसौटी नहीं है। उसके बाद में 29 नंबर है, एक समलंब ABCD में AB जो है पैरेलल है यानी कि समानांतर है CD के, तो विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। तो इसको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसका राइट आंसर आ जाएगा 4:1, सी ऑप्शन। इसके बाद में यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है तो ये कैसा ये त्रिभुज होता है, तो ये हमेशा समकोण त्रिभुज होता है, तभी जाके उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 31 नंबर है, किसी समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। तो जब हमारे पास देखो यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा पूरा का पूरा, यहाँ पे देखो ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे किसी समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की बात हो रही थी। इसका आधार तथा लंब की लंबाई, आधार कितना है, आधार है आपका 5 और लंब है आपका 12। ठीक है, दोनों को वहाँ पे रखेंगे तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, 25। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 169 आ जाएगा। 169 का जब यहाँ से कर्ण निकालना है हमें, तो यहाँ पे क्या है कर्ण की लंबाई पूछा, तो इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 159 का कितना आता है 13, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पर्श बिंदु की ही जो दूरी है वो न्यूनतम होती है। कोई वृत्त है और इसके ऊपर एक कोई ये स्पर्श रेखा जा रही है, तो इस पर एक ये बिंदु जो है जहाँ टच करती है इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, और सेंटर से इसकी कम से कम दूरी जो होती है वो स्पर्श बिंदु कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है। तो व्यास पर जो भी रेखाएं खींची जाएंगी ये समांतर होती हैं। उसके बाद में ओ केंद्र वाले एक वृत्त की PA तथा PB स्पर्श रेखा है, तो एंगल OAP का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए O केंद्र वाला कोई वृत्त है, ठीक है, उसके वृत्त के ऊपर PA और यहाँ पे O बिंदु है और PB जो है स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर जो है स्पर्श रेखाएं, यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, और PA हम लिख लेते हैं, यहाँ पर खींच लेते हैं वृत्त की PA कोई स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर ये P बिंदु है, P बिंदु है,
और ये हो गया पी ए, ठीक है। और यहाँ से कोई दूसरी बिंदु है ये पी बी, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें पूछा है कि एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए और पी, यानी कि ये बताना है आपको कितना होगा। तो ये हमेशा जानते हो कि स्पर्श रेखा से जब भी त्रिज्या जुड़ती है तो क्या बनाती है, 90 डिग्री। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो डायग्राम बनाना भी आपको आना चाहिए। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखा हो तो एंगल क्यू पी आर 80 डिग्री हो तो आर ओ क्यू कितना होगा। तो ये जब 80 है तो हमें पता होता है कि टोटल कितना होता है, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 80 है तो दूसरा कितना होगा, 100 डिग्री। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है, तो त्रिज्या जो है व्यास की दुगनी होती है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री केंद्रीय कोण है और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। हमारे पास थीटा दे रखी है, वो कितनी है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जगह पे आर की जगह क्या रखना है आपको, 14। तो 14 गुणा 14, क्योंकि स्क्वायर है तो 14 गुणा 14। और पाई की जगह क्या हो जाए तो 22/7 हो जाएगा, 22/7 लिख देंगे। और थीटा की जगह 60 दिया है यहाँ पे एंगल, तो 60 लिख देंगे, 60। तो इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप जो है 60 डिग्री का आंतरित करता है कोण, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। फिर से वही सेम टू सेम फॉर्मूला, 60 डिग्री आपको थीटा दे रखा है तो 60/360, ठीक है। इंटू में पाई होता है, पाई का मान होता है 22/7, इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 21, तो 21 गुणा 21, ठीक है, ये हो गया। अब 7 से काट देते हैं, ये 7 एकम 7, 7 3 21, 3 बार में कट गया। और ये 60 से काट देते हैं, 6 बार में कट गया। और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से कट गया। और ये 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। तो 21 गुणा 11 करोगे तो 231 आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप पाई की जगह 22/7 रखोगे, आर की जगह आपको कितना रखना है 7, तो आर स्क्वायर रखोगे। तो जब इसको काट पीट कर दोगे छोटा सा आंसर निकलेगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसमें कहीं भी नहीं दे रखा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 39 का। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। जब आपका वृत्त की वृत्त की कोई जीवा है और वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी तो उसका केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये थे 40 प्रश्नों के उत्तर। आपका सेट नंबर 5 आपको सॉल्व कर दिया गया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर सारे सॉल्व हो गए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की तरफ जो है 10th क्लास की प्ले लिस्ट है और सारी की सारी PDF है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। तो एक चीज़ आपको करना होगा कि आपके जितने मॉडल पेपर सॉल्व करवाए गए हैं उनको आपको याद करना है, पढ़ना है। और उसके अलावा जो मासिक परीक्षा जांच के जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे उसमें भी MCQ क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के 5-5, 6-6, उनको ही पढ़ना है। तो उनको सभी को पढ़ने से आपका आसानी से 80 से 90% स्कोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हम बोल रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।